अस्सलाम वालेकुम। इस टॉपिक में हम फ़र्दर एक्सटेंड करेंगे पिछले टॉपिक के कॉन्सेप्ट को। जो पिछला टॉपिक था उसको जल्दी से थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। उसमें हमने डेरिवेशन की थी एक फॉर्म की, जिसको हम कह रहे थे डिफरेंशियल फॉर्म है गॉसेस लॉ की। तो इसके मुताबिक जो फ्लक्स है या चार्ज इनक्लोज्ड है, दैट वाज इक्वल टू partial derivative of each of the component and sum of these multiplied by that volume enclosed, volume that is enclosed, that is enclosing that point charge. तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके आगे एक्सटेंड करके हम मैक्सवेल्स की फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। सो अब अगर हम उसी इक्वेशन को देखें जो अभी हमने ड्राइव की थी लास्ट टॉपिक में, उसमें जो डाइवर्जेंस थी, डाइवर्जेंस सॉरी कह रहा हूँ, इसमें जो फ्लक्स डेंसिटी को हमने यूज़ करके उसके इंडिविजुअली कंपोनेंट्स को डेरिवेटिव निकाला और उनको सम अप कर दिया, और उसका रिज़ल्ट जो है वो इक्विवेलेंट रखा जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है उसके। सो अब अगर हम ये एक लिमिट लगा दें दोनों साइड्स पर कि ये जो वॉल्यूम जिसमें वो इनक्लोज किया है वो श्रिंक होता जा रहा है, और इतना श्रिंक होता जा रहा है कि अल्टीमेटली उसका साइज़ ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि एक कह लें कि नॉन एग्जिस्टेंट रह जाएगा। तो अगर हम ये लिमिट लगा दें जहाँ पे डेल्टा वी जो है वो ज़ीरो के इक्विवेलेंट आना शुरू हो जाए, यानी छोटे से छोटा होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है वॉल्यूम, तो इसको अब हम रिप्लेस करें। अगर ये इक्वेशन आपको पता है कि टी डॉट डी एस, अगर हम एंटायर सरफेस पे इंटीग्रेशन निकालें दैट गिव्स अस द चार्ज इनक्लोज्ड। सो चार्ज इनक्लोज्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो ये क्वांटिटी इसके इक्विवेलेंट ही हमारे पास आती है। अब इसकी तरफ हम बाद में आते हैं, पहले इसी इक्वेशन को डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास फॉर्म आई थी, इस से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि हमने इक्वेशंस को रिलेट करना है और आगे से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है कि जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक क्या ऑब्जर्वेशन है हमारी। सो इस केस में पिछले जो अभी मेथड था उससे हम यूज़ करके किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर से वेक्टर ए है, उसको यूज़ करके हम इसका जो चार्ज इनक्लोज्ड है या जो इनक्लोजिंग क्लोज्ड सरफेस में जो हमने उसके अंदर जो भी फील्ड या क्वांटिटी मौजूद है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। और यानी इसी इक्वेशन को, इसी रिलेशनशिप को यूज़ करके ना सिर्फ हम ये फ्लक्स डेंसिटी पे अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि और भी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ जो कि फील्ड से रिलेटेड हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड है, इस रिलेशनशिप को यूज़ करके हम उस तरह की क्वांटिटी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से कोई भी एक वेक्टर है ए, वेक्टर क्वांटिटी है, और तो हम इसको यूज़ करके ये जो क्लोज सरफेस में जो भी वैल्यू है उसको निकाल सकते हैं, और इसी इक्वेशन को, रिलेशनशिप को यूज़ करके हम इसमें डी की जगह ए को रिप्लेस करके हम इस इक्वेशन को अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। और ए कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, लाइक वेलोसिटी, टेम्परेचर ग्रेडियंट, फोर्स, या एनी जो भी वेक्टर फील्ड है, लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक है वेक्टर्स के लिए। कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी उसका रिलेशनशिप हम ड्राइव कर सकते हैं। अब क्योंकि ये फ़िज़िकल इन्वेस्टिगेशंस में इतना ज़्यादा यूज़ हुआ, तो इसको एक प्रॉपर नेम दिया गया है फ़िज़िक्स में, जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। और ये सारी डाइवर्जेंस थ्योरम का पार्ट है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी डाइवर्जेंस को देखते हैं कि डाइवर्जेंस है क्या। यानी ये जो रिलेशनशिप आपने देखा है, दिस इज़ एक्चुअली द रिलेशनशिप फॉर डाइवर्जेंस। सो एक कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ए है, उसकी डाइवर्जेंस अगर हमने डिफ़ाइन करनी है तो वो इस तरह से डिफ़ाइन होती है, डाइवर्जेंस ऑफ ए। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, डिफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए डॉट डी एस,
जो भी वेक्टर है उसका यूनिट एरिया उसके ऊपर जो भी इनक्लोजिंग वैल्यू है डिवाइडेड बाय द यूनिट वॉल्यूम चार्ज, टोटल वॉल्यूम जिस वॉल्यूम में वो इनक्लोज हुआ है, और उस पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं व्हेन डेल्टा वी अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो इसकी जो फिज़िकल इंटरप्रिटेशन है डाइवर्जेंस की कोई भी वेक्टर के लिए, वो ऐसे हम इसको राइट हैंड साइड को यूज़ करके इस पे निकाल सकते हैं। यानी कि हम ये वाली वैल्यू जो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी है इसको हम इवेल्यूएट करेंगे और हमारे पास डाइवर्जेंस की वैल्यू निकल आएगी कि डाइवर्जेंस क्या है इस क्वांटिटी की, इस वेक्टर की। So where we shall consider A to be a member of flux density family of vectors in order to aid the physical interpretation। यहाँ पे हम ये इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि A जो है वो फ्लक्स डेंसिटी फैमिली का ही वेक्टर होगा, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी की तरह ही कोई क्वांटिटी होगी, उसके लिए ये रिलेशनशिप जो है वो ट्रू है, ठीक है। जैसे फ्लो है किसी चीज़ का, चाहे वो किसी लिक्विड है, किसी गैस है, या फिर कोई एक जो फील्ड है उसका फ़्लो है, लेकिन ज़्यादा फोकस इस बात पर है कि आपने जब भी ये चीज़ लेनी है या निकालनी है तो इसमें ये चीज़ ज़हन में रखें कि हम किसी चीज़ का फ़्लो ही डिटरमिन करेंगे। सो कोई एक सिंपल वेक्टर है, उसका अगर कोई फ़्लो है किसी तरफ, तो उस फ़्लो को हम निकालने के लिए हम ये वैल्यू राइट हैंड साइड को एवेल्यूएट करके उसका फ़्लो जो है वो डिटरमिन करते हैं। सो डाइवर्जेंस की प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह से है, द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फ्लक्स डेंसिटी ए इज़ द आउटफ्लो ऑफ फ्लक्स फ्रॉम स्मॉल क्लोज्ड सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम एज द वॉल्यूम श्रिंक्स टू ज़ीरो। सो इन इफेक्ट क्या है, आउटफ्लो है फ्लक्स का फ्रॉम स्मॉल क्लोज्ड सरफेस, उस क्लोज सरफेस से जिसका वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो होता जा रहा है, यानी उसका वॉल्यूम श्रिंक होता जा रहा है। सो उस क्लोज सरफेस से हम जो जितना आउटफ्लो है फ्लक्स का वो डिटरमिन कर रहे हैं। अच्छा जी, इसको हम यूज़ करके एक और चीज़ है कि अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि आउटफ्लो से हमारा क्या मुराद है, कि हम किस तरह की चीज़ें मेजर कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि एक बाथटब है, उसमें बाथटब के एक साइड पर एक वो होता है, ड्रेन होता है। अब उस ड्रेन अगर ड्रेन पे तो प्लग लगा हुआ है तो वो पानी जो है उसके अंदर ठहरा रहेगा। अब सपोज़ कि उसके अंदर बाथटब के अंदर पानी भरा हुआ है और जो ड्रेन है उसको ओपन किया। अब जैसे जैसे जो पानी है वो सारा का सारा, क्योंकि हमने ड्रेन ओपन कर दिया, वो प्लग को ओपन कर दिया, तो वो सारे का सारा पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ड्रेन से निकलता जाएगा। अब सपोज़ कि एक क्लोज सरफेस है जो कि इस पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ है, ठीक है। तो जो ये नेट आउटफ्लो है वाटर का इस क्लोज सरफेस से, वो ज़ीरो होगा। वो इस तरह से ज़ीरो होगा कि जो जितना पानी उसमें एंटर हो रहा है उतना ही लीव भी हो रहा है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वाटर मूव कर रहा है उसकी डाइवर्जेंस यानी उसका आउटफ्लो जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि जितना पानी एंटर हो रहा है उतना ही लीव भी हो रहा है उस क्लोज सरफेस से। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वो वाटर के अंदर पूरा का पूरा डूबा होना चाहिए। तो अगर इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम कहते हैं कि एक टायर है हमारे पास और उसके अंदर हवा भरी हुई है, लेकिन अगर उसको किसी एक साइड से हम पंक्चर करते हैं किसी भी चीज़ को यूज़ करके, तो क्या होगा, एक सुराख क्रिएट होगा और उसके अंदर जो मौजूद हवा है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकल जाएगी। अब इस केस में क्या होगा कि वो जो स्मॉल रीजन जहाँ से पानी हवा निकल रही है बाहर, जहाँ से हमने पंक्चर किया है, वो क्या हो रहा है कि जो एयर है, जो पिछली एनालॉजी थी एक और चीज़ उसमें रह गई है कि वो उस केस में वाटर जो है वो कंप्रेस या एक्सपैंड नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें कोई इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। लेकिन इस केस में अगर आप देखें, ऑब्ज़र्व करें, तो जो एयर है उस पे टायर के अंदर जब तक है वो प्रेशर उसके ऊपर ज़्यादा है, जैसे ही वो बाहर निकलेगी उस पर प्रेशर ड्रॉप होगा और वो एक्सपैंड हो जाएगी, कंप्रेस होने की बजाय एक्सपैंड होगी। सो
क्या हो रहा है कि जो नेट आउटफ्लो है उस सरफेस से जिससे वो निकल रही है हवा, वो अब ज़ीरो नहीं रहा, अब वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो इस केस में डाइवर्जेंस जो वेलोसिटी है एयर की, उसकी डाइवर्जेंस जो है यानी नेट आउटफ्लो है वो ज़ीरो नहीं रहेगा, वो कोई एक पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि आउटवर्ड्स फ्लो कर रहा है। सो इस केस में बल्कि जनरली अगर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस निकलती है किसी क्वांटिटी की, किसी वेक्टर की जो कि फ्लक्स से रिलेटेड है, अगर पॉजिटिव वैल्यू निकलती है तो इसका मतलब कि नेट आउटफ्लो है। और वो सॉरी इसका मतलब ये है कि वो एक सोर्स है। जस्ट लाइक अभी हमने एक एग्जांपल देखी टायर की, तो वो एयर की को कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि उसमें से एयर निकल रही है, तो वो एक सोर्स है एयर का, कह सकते हैं इन अ टर्म, इन अ सेंस इट इज़ अ सोर्स। लेकिन अगर डाइवर्जेंस की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब कि वो एक सिंक है। कोई भी एक क्वांटिटी जिसकी एक वेक्टर जिसका जो डाइवर्जेंस है वो ज़ीरो नेगेटिव निकलती है, तो इसका मतलब कि वो एक सिंक है, यानी वो एक एब्जॉर्ब कर रही है कोई क्वांटिटी, कोई फील्ड या फिर कोई एक जो फ्लो है उसको एब्जॉर्ब कर रही है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ ऑब्जर्व होती है। अब ये दो एनालॉजीज़ में एक एनालॉजी टायर वाली तो आपने देख लिया, ये एक सोर्स बनता है। लेकिन व्हाट अबाउट दैट वाटर एनालॉजी? उस केस में जो क्लोज सरफेस था उसका नेट फ्लो क्योंकि ज़ीरो था, जितना पानी एंटर हो रहा है उतना ही लीव हो रहा है, तो इस वजह से वो एक ना तो सोर्स है ना ही एक सिंक है। तो इसको हम ना सोर्स कह सकते हैं ना सिंक कह सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को। अम, अब अब हम इसको कंबाइन करें अगर दो इक्वेशंस को, तो डाइवर्जेंस जो है वो हमारे पास वैल्यू निकलती है इस तरह से। डाइवर्जेंस विल बी द different partial derivative of each of the component of that quantity. अब इस केस में क्योंकि हम ज़्यादातर बात करेंगे फ्लक्स डेंसिटी की, तो फ्लक्स डेंसिटी ही कंसिडर होगी। अब ये याद रखें कि ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली इक्वेशन जो है वो ड्राइव की हुई है। लेकिन ऑब्वियसली दूसरे कोऑर्डिनेट्स जो हमने पढ़े हैं, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, उनके अंदर भी डाइवर्जेंस कैलकुलेट होती है। और वो किस तरह से होती है? अब उस केस में डेरिवेशन आपकी दी हुई है इसी बुक के अपेंडिक्स ए में, लेकिन उसकी डेरिवेशन को सच एक दफ़ा देख लें, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर डाइवर्जेंस निकालने के लिए कही जाएगी या किसी क्वेश्चन में यूज़ होगी, तो ये फार्मूले आपको प्रोवाइडेड होंगे। ये फार्मूला आपको ज़बानी आना चाहिए, ये फार्मूला मैं नहीं दूंगा, लेकिन जो सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फार्मूलाज हैं वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर डाइवर्जेंस निकालनी है, अगर आपकी कोई भी क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लक्स है जो कि एक सिलेंडर के सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी एक चार्ज या फिर वॉल्यूम चार्ज या लाइन चार्ज डेंसिटी है, उसके अकॉर्डिंगली हमने डाइवर्जेंस फाइंड करनी है कि नेट आउटफ्लो कितना है। तो उस केस में आप ये इक्वेशन यूज़ करके डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। उसमें 1/रो, रो वही क्वांटिटी होगी जो कि रो की वैल्यू है, पार्शियल बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दैट रो कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस क्वांटिटी। इसको हम अभी सॉल्व करते हैं तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। सो ये दो इक्वेशन से हम डाइवर्जेंस जो है वो निकाल सकते हैं। तीसरी इक्वेशन ये है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो अब ये रिलेशनशिप्स जो हैं वो इनको यूज़ करके हम डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। और एक और चीज़ कि ये डाइवर्जेंस जब भी हम निकालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगी। यानी वैसे तो हम वेक्टर पे अप्लाई कर रहे हैं ये सारा प्रिंसिपल, लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट होगा एक स्केलर क्वांटिटी हमेशा। और अगर तो डाइवर्जेंस आ रही है ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि नेट आउटफ्लो ज़ीरो है। मैं आपको इसका एनालिसिस बता रहा हूँ। अगर तो नेट इसका डाइवर्जेंस की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, इसका मतलब कि नेट आउटफ्लो
किसी भी फील्ड का या क्वांटिटी का वो ज़ीरो है, या वेलोसिटी या जो भी हमने वेक्टर क्वांटिटी ली हुई है जिसका हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो ज़ीरो है। अगर इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव, तो इसका मतलब कि जो वॉल्यूम या जो सरफेस है जिससे हम वो डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं वो एक सिंक है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव वैल्यू आती है डाइवर्जेंस की, तो इसका मतलब कि वो एक सोर्स है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो कि आपके जहन में होनी चाहिए। और इसको जो है वो एक दफ़ा आप बुक को भी स्टडी कर लें कि इसमें किस तरह से ड्राइव की हुई है ये क्वांटिटीज़। मैं इसकी डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहा, मैं डायरेक्टली अब एग्जांपल की तरफ जाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने डाइवर्जेंस निकालनी है तो वो किस तरह से निकालेंगे। अच्छा, एक चीज़ बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप ऑब्जर्वेशंस भी देखें कि क्या ऑब्जर्वेशन है इस इक्वेशन के बारे में, क्योंकि ये इसमें हमने कोई नई चीज़ें नहीं निकालनी, हमने ऑलरेडी जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके रिलेशनशिप्स को स्टडी करके अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है। और साथ में जो भी जिस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस हो उसको हम इजीली इन इक्वेशंस को यूज़ करके सॉल्व कर सकें। अब कौन से मौके पे कौन सी इक्वेशन लगानी है और कौन सी जो असम्पशंस करनी है या कौन सी बॉडी को कंसिडर करना है या कौन से कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर करना है, वो सारा काम आपका अपना है। और वो तभी हो सकता है जब आपको ऑब्ज़र्व करना आ जाए। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी आपको कुछ क्वेश्चंस में जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने में, लेकिन एट द एंड का काम वही सेम है। सो एक क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हैं। फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ डी एट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब 0 0 0 पर, और क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की ही इक्वेशन को यूज़ करेंगे। सो ये डी फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है, फ्लक्स डेंसिटी की डाइवर्जेंस निकालनी है, सीधा सीधा फार्मूला है। इसमें इसका जो एक्स कंपोनेंट है उसको हमने इस डेरिवेशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई कंपोनेंट की डेरिवेशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड जी कंपोनेंट की डेरिवेशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू जी। सो इसको अगर हम इसकी डेरिवेशन करें, पार्शियल डिफरेंशियल निकालें, तो इसमें आता है माइनस 1 इंटू ई रेज़ पावर माइनस एक्स साइन ऑफ वाई, क्योंकि ये कांस्टेंट था, ये तो एज इट इज़ आएगा। इसकी डेरिवेशन आती है विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस साइन ऑफ वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स साइन ऑफ वाई। और इसकी डेरिवेशन आती है विद रिस्पेक्ट टू जी ओनली 2। तो इसमें क्योंकि एक रीजन पर वैल्यू पड़ी हुई है, तो रीजन का मतलब ये है कि एक्स जो आपके पास एक्चुअल इक्वेशन आई है उसमें अब आपने ये जो पॉइंट या कोऑर्डिनेट्स हैं उसको रिप्लेस करना है। जिस कोऑर्डिनेट की बात हो रही है उसको आपने ज़रूर रिप्लेस करना है। तो इस केस में अगर एक्स वाई और जी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, जी तो है ही नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो ये दोनों टर्म्स ज़ीरो हो जाती हैं और एट दी एंड हमारे पास डाइवर्जेंस आ जाती है 2। इसका मतलब कि इससे हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है कि ये जो भी फ्लक्स डेंसिटी है इसका आउटफ्लो है, यानी ये एक सोर्स है इसका फ्लक्स का। तो इससे हम ये चीज़ जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। द वैल्यू इज़ द कांस्टेंट टू रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन, को जो भी लोकेशन होगी उसको डिस्कार्ड करते हुए हम ये ड्राइव करेंगे कि जो कांस्टेंट 2 है वो उसकी वैल्यू आ रही है। अब इसके यूनिट्स अगर कूलम पर मीटर स्क्वायर है तो डाइवर्जेंस के जो यूनिट्स हैं वो कूलम पर मीटर क्यूब होंगे। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि हम नेक्स्ट में कंसिडर करते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ये वाला D3.7। इसके बाद आगे चलते हैं कि किस तरह से हम इस दूसरी इक्वेशन को यूज़ करके अपनी। अच्छा जी, क्वेश्चन देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स फाइंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर डाइवर्जेंस ऑफ डी एट द पॉइंट स्पेसिफाइड। सो इस क्वेश्चन के हर पार्ट की हमने डाइवर्जेंस निकालनी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की निकालनी है और उस स्पेसिफिक पॉइंट पे निकालनी है जो कि बताया हुआ है। तो पार्ट ए में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, डी इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू, और इसका पॉइंट दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे हमने डाइवर्जेंस जो है वो निकालनी है कि अगर हमारे पास फ्री स्पेस में ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई
फ्लक्स का फ़्लो है, जो फ्लक्स का फ़्लो होगा वो हम इससे डिटरमिन करेंगे, यानी जो आउटफ्लो है या इनफ्लो है, तो उस फ्लो को हम निकालेंगे इस पॉइंट पर। तो अब इसके लिए जो है वो सॉल्व मैंने किया है, तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से है। इसमें जो डी है वो गिवन है 2xyz माइनस वाई स्क्र ए ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्र जी माइनस 2xy ए वाई प्लस एक्स स्क्र वाई ए जी। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने डाइवर्जेंस निकालनी है इस गिवन क्वांटिटी की। तो डाइवर्जेंस निकालेंगे तो हमारे पास इसको ये जो x कंपोनेंट है इसको इसकी डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ये वैसे ज़ीरो हो जाएगा, दिस विल बी 2yz। और इसके जो y कंपोनेंट है इसकी डेरिवेशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, दिस विल बी -2x। और इस जो z कंपोनेंट है इसकी हम डेरिवेशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और इनको सम अप करेंगे तो हमारे पास डाइवर्जेंस निकल आएगी, डाइवर्जेंस की टर्म जनरलाइज टर्म निकल आएगी। अब हमने करना सिर्फ इतना है कि जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को इसके अंदर इक्वेट करना है। सो इसमें एक्स वाई जी की वैल्यू पुट करेंगे 2 3 -1, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है डाइवर्जेंस की दैट कम्स आउट टू बी -10। तो इससे हमें ये चीज़ ऑब्जर्व होती है कि ये एक सिंक है, सोर्स नहीं है, माई नेगेटिव वैल्यू है ना, इस वजह से ये एक सिंक है। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो सेकंड पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है डाइवर्जेंस की, ये है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो, फाई और जी की वैल्यू दी हुई है। तो इसमें अब हम देखते हैं इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो डाइवर्जेंस है उस केस में हम अब सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू दी हुई है। अच्छा, इसका एक तरीका तो ये है कि हम ये इक्वेशन यूज़ कर लें, या अगर आपके पास नहीं है तो दूसरा, या आपको इक्वेशन याद नहीं है या गिवन नहीं है, तो दूसरा हल इसका सीधा सीधा आपको पता ही है कि हम हर एक कोऑर्डिनेट को उसके इक्विवेलेंट्स, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर तो वैल्यूज सीधी सीधी हैं, तो उसमें हम पॉइंट्स को भी इक्विवेलेंट उनका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जी में निकाल सकते हैं, और इनके कंपोनेंट को भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाल के इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन वो एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम ये इक्वेशन को यूज़ करेंगे। बेहतर यही है कि आप यही इक्वेशन यूज़ कर लें ताकि काम आपके लिए सीधा सीधा हो जाए, नहीं तो आपको पहले डेरिवेशन करने से पहले वो सारी इसकी कन्वर्जन्स करनी पड़ेंगी, एंड दैट इज़ क्वाइट लेंथी, और कई दफ़ा वो गलत भी हो जाती है। सो अब हम इसकी डाइवर्जेंस निकालेंगे विद फॉर रो कंपोनेंट जो है उसको इक्वेट करेंगे इसके अंदर। तो हमारे पास जो डाइवर्जेंस की वैल्यू निकलती है इसकी इसकी पार्शियल डेरिवेटिव निकलता है इंक्लूडिंग दिस क्वांटिटीज़, तो हमारे पास निकलता है 4c² साइन स्क्वायर ऑफ 5। अब इसी तरह से अगर हम जो वो है सेकंड जो उसका वो है फाई के हिसाब से अगर डेरिवेशन करें, तो फाई कंपोनेंट की डेरिवेशन जो है उसका आंसर निकलता है 2z² cos 2 थीटा cos 2 फाई, और z कंपोनेंट की जो डेरिवेशन है दैट कम्स आउट टू बी 2 रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो डाइवर्जेंस जो है वो इसकी फ्लक्स की इस जनरल टर्म्स में ये निकलती है 4z² साइन स्क्वायर फाई प्लस 2z² cos 2 फाई प्लस 2 रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। और अब हमने क्योंकि फाइंड करनी है डाइवर्जेंस एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट, तो ये पॉइंट को हम इक्वेट करेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे पहले मैंने फाई को रिप्लेस किया था विद इक्विवेलेंट रेडियन वैल्यू, लेकिन इसमें रेडियन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है इसकी। रेडियन में हम तब कन्वर्ट करेंगे जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं या फिर कोई एक जनरलाइज इक्वेशन जो है वो फॉर्मुलेट कर रहे हैं। सो इसमें डायरेक्टली हम डिग्री पुट करेंगे इसके अंदर और वैल्यूज़ निकालेंगे, तो जो डाइवर्जेंस निकलती है दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है ये एक सोर्स है उसका फ्लक्स डेंसिटी का। अब जो पार्ट 3 है, पार्ट सी, उसके अंदर जो फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है दैट इज़ इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो इसमें आर, थीटा और फाई की वैल्यू दी हुई है, और अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसी तरह से डाइवर्जेंस की जो इक्वेशन है अब वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली यूज़ होगी। सो इसमें इस पार्ट को सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 6 sin थीटा cos फाई। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करें
तो हमारे पास आता है cos 2 थीटा cos फाई ओवर साइन थीटा। हाँ, और थर्ड पार्ट को सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आती है माइनस कॉस ऑफ फाई ओवर साइन ऑफ थीटा। और डाइवर्जेंस को कंबाइन करें तो डाइवर्जेंस कम्स आउट टू बी 6 साइन थीटा कॉस फाई प्लस 2 cos 2 थीटा cos फाई ओवर साइन थीटा माइनस cos फाई ओवर साइन थीटा। अब इनमें वैल्यूज पुट करें आर थीटा और फाई की, तो जो वैल्यू निकलती है डाइवर्जेंस की दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। इसका मतलब कि ये पॉइंट जो था ऑब्जर्वेशन वाला, इस पर भी ये जो फ्लक्स था, फ्लक्स डेंसिटी थी, दैट वाज आल्सो अ सोर्स, सिंक नहीं था। सो आई होप इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि फ्लक्स एक सबसे पहले तो कि आपने क्या ऑब्ज़र्व करना है और किस तरह से आपकी इक्वेशंस जो हैं वो वेरी कर रही हैं, और दूसरा ये कि कौन से मौके पे कौन सी इक्वेशन लगानी है, और डाइवर्जेंस जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू मतलब है क्या, वो इसकी एग्जिस्टेंस है क्या, उससे हमें क्या पता लगता है, आउटफ्लो पता लगता है फ्लक्स का, फ्लक्स से रिलेटेड क्वांटिटीज़ का। ठीक है, अब आते हैं जो इक्वेशन यहाँ पे हमने रिलेशनशिप देखा था उसके सेकंड पार्ट पर। अभी हमने ये वाला पार्ट देखा है, यानी इस पार्ट को ऑब्जर्व किया हमने, ये जो चार्ज डेंसिटी है उस पार्ट को ऑब्जर्व नहीं किया। तो हम अब इस पार्ट को इसके साथ कंबाइन करते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो वी, यानी कि जो डाइवर्जेंस है दैट इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो ये है फर्स्ट चार इक्वेशंस में से पहली इक्वेशन मैक्सवेल की, जो कि हम आज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कि स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड्स और स्टडी मैग्नेटिक फील्ड्स को पे एप्लीकेबल है। ये सिर्फ स्टडी फील्ड्स पर है, हम मूविंग फील्ड्स की बात अभी नहीं कर रहे। सो दो इक्वेशंस स्टडी फील्ड्स के कॉन्सेप्ट पर हैं, और दो इक्वेशंस जो हैं वो मूविंग फील्ड्स की कॉन्सेप्ट पर हैं। सो इससे हमें ये पता लगता है, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम लीविंग अ वैनिशिंगली स्मॉल वॉल्यूम यूनिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देयर। सो जो इससे हमें ये पता लगता है कि जो फ्लक्स है जो पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी इक्वेशन अभी हमने देखी थी, दैट इज इक्वल टू द फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू द दैट इज किधर गया, सो दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो कि उस वहाँ पर मौजूद है। सो इसको हम पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं गॉसेस लॉ की। ठीक है, ये है पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ जो है वो रिलेट करता है फ्लक्स लीविंग एनी क्लोज सरफेस टू द चार्ज इनक्लोज, जो कि हमने अभी ऑब्जर्व किया। और मैक्सवेल्स की फर्स्ट इक्वेशन जो है वो भी इसी तरह की जो है वो स्टेटमेंट को किसी तरह की रिलेशनशिप को डेवलप करने में मदद देता है, या फिर हम कह सकते हैं एक पॉइंट चार्ज के। So because divergence may be expressed as sum of three partial derivatives, Maxwell's first equation is also described as the differential equation form of Gauss's law, and conversely Gauss's law is recognized as the integral form of Maxwell's first equation। यानी ये Maxwell's और Gauss's law, मैक्सवेल्स की पहली इक्वेशन और जो गॉसेस लॉ की इक्वेशन है, इन दोनों को इस तरह से रिलेट किया कि जो गॉसेस लॉ की इक्वेशन है इसको हम कह सकते हैं कि ये इंटीग्रल फॉर्म है मैक्सवेल इक्वेशन की, या कन्वर्सली हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है वो एक डिफरेंशियल फॉर्म है गॉसेस लॉ की। सो एक जल्दी से एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर दैट द डाइवर्जेंस डी ऑफ द रीजन अबाउट अ पॉइंट चार्ज क्यू लोकेटेड एट द ओरिजिन। अब ये हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं कि जो उसकी फ्लक्स डेंसिटी है एक पॉइंट चार्ज की, दैट कम्स आउट टू बी डी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4πr² ए आर। अब इसको अगर हम यूज़ करें और डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमारे पास ये जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट करने की इक्वेशन है वो ये बनती है। अब क्योंकि हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज जिसमें फ्लक्स डेंसिटी जो है वो उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, दैट इज़ आर, रेडियल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, बाकी थीटा और फाई कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाती है। और दूसरा ये कि हम अगर इसको इसी वैल्यू को यूज़ करें और इसमें
जो रेडियल कंपोनेंट है उसको इंटीग्रेट करें तो हम ये वैसे ही आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसका मतलब कि अगर हम इसका डिफरेंशियल निकालने की कोशिश भी करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। सो इससे हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलती है कि उस पॉइंट चार्ज जो कि पड़ा हुआ है, कहीं पे भी पड़ा हुआ है, इस केस में ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, सो उस पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दैट बिकम्स ज़ीरो। कहीं पे हर एक जगह पे ज़ीरो होगी एक्सेप्ट फॉर एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे ही वो इन्फिनिट होगी। सो डाइवर्शन ये सिर्फ फ्लक्स डेंसिटी पर लिमिटेड नहीं है, ये डाइवर्जेंस वाला ऑपरेशन ये किसी भी वेक्टर फील्ड पर अप्लाई किया जा सकता है, जैसे मैं अभी भी बार बार कह चुका हूँ आपको। सो दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पर भी हम इसको अप्लाई करके उससे ऑब्जर्वेशन जो है वो डिड्यूस करेंगे। तो अब ये वाला ये जो ड्रिल प्रॉब्लम है इसको मैं सॉल्व अभी नहीं कर रहा, आप लोग करें एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। और इसको जब हम ऑनलाइन सेशन करेंगे तो उसमें आप बताएं कि आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आई थिंक ये वाला टॉपिक फेयरली सिंपल है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है सिवाय इसके कि कौन से वक्त में कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है। और दूसरी टेक्निकल डिटेल सिर्फ यही है कि डिफरेंशियल कैसे सॉल्व करना है बस, और उसकी प्रैक्टिस आपको होगी तो ये इजीली हम डाइवर्जेंस जो है वो निकाल सकते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन एक और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी किया जा सकता है, जिसमें आप मतलब ऐसा पूछा जा सकता है कि आपने नेट आउटफ्लो बताना है। तो नेट आउटफ्लो बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, यानी डाइवर्जेंस निकालनी है। इन अदर वर्ड्स मैं डायरेक्टली हो सकता है ना पूछूँ, या कोई भी आप अगर फ्यूचर में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हो सकता है सिर्फ आपसे नेट आउटफ्लो जो है वो पूछा जाए। तो उसका मतलब आप यही देखें कि ये आपने डाइवर्जेंस निकालनी है इस केस में, कि वो कितना कितना नेट आउटफ्लो है उस क्वांटिटी का, इस वेक्टर फील्ड का, जो कि फ्लक्स या उससे रिलेटेड उस तरह की मिलती जुलती क्वांटिटी है।